हेलो फ्रेंड्स, पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए 150 शब्द प्रति मिनट की गति से 2000 शब्द की डिक्टेशन होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करें, शुरू करते हैं। रेडी स्टार्ट। उपसभा अध्यक्ष महोदया, जो विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत है उसमें राष्ट्रीयकरण की जो बात आई है उसका तो मैं समर्थन करता हूं, लेकिन जिस ढंग से यह विधेयक लाया गया है उसका मैं विरोध करता हूं। विरोध इस मायने में करता हूं कि जब से इस देश में योजना शुरू हुई है उसके लिए रुपए की कमी बराबर महसूस की गई है और बीच बीच में आंदोलन उठते रहे हैं। बीमा कंपनी, चाहे वह लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हो या जनरल इंश्योरेंस हो, इसका राष्ट्रीयकरण हो, इस तरह का आंदोलन बराबर चलता रहा है। इसके बाद जब से इस सरकार ने समाजवाद की बात कही है तब से इसने संविधान की भी मरम्मत करना शुरू कर दिया है और कहती है कि चूंकि संविधान में कुछ ऐसी धाराएं हैं जिन धाराओं की वजह से जो हम देश में समानता कायम करना चाहते हैं उसके लिए जो मुआवजे की बात उठेगी वह कानून के मुताबिक हमको देना पड़ेगा और तब कोई बड़ी बात हम नहीं कर सकेंगे। लेकिन उन दोनों बातों को कहने के बाद भी जिस ढंग से यह विधेयक इस सदन के सामने लाया गया है, मैं समझता हूं कि वे सारी बातें सिर्फ सरकार के कहने के लिए हैं, समय पर अपना काम चलाने के लिए हैं, लेकिन दिल से सरकार यह महसूस नहीं करती है कि जो देश की योजना है उस योजना को चलाने के लिए सचमुच में जो देश के गरीब लोग हैं उनके हित की रक्षा के लिए हमको रुपए का प्रबंध करना चाहिए, ऐसा वह शायद नहीं समझती हैं। उसी तरह से जिस ढंग से संविधान की मरम्मत की गई उसमें भी सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में मरम्मत होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ प्रॉपर्टी के बारे में मरम्मत नहीं करके जिस ढंग से मरम्मत की गई है उसका यह नतीजा हुआ है कि सरकार ने अपने हाथ में सारा पावर ले लिया है और आज अगर कोई आदमी इस बात को कोर्ट में ले जाना चाहे तो कोर्ट में भी वह किसी बात को नहीं ले जा सकता है। और उसका एक भ्रष्ट उदाहरण हमारे सामने यह विधेयक है। जिस समय लाइफ इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण हो रहा था उसी समय में इस बीमा कंपनी के बारे में राष्ट्रीयकरण हो रहा था, लेकिन इसके लिए आंदोलन नहीं किया गया और इतने दिनों बाद आज उसका राष्ट्रीयकरण हो रहा है। और उसके पहले भी जिस समय टेक ओवर हो रहा था उस समय भी यह कहा गया था कि इसका राष्ट्रीयकरण किया जाए, लेकिन उस समय भी नहीं किया गया और उसके बाद 20 महीने के बाद अब उसका राष्ट्रीयकरण हो रहा है और उस राष्ट्रीयकरण के सिलसिले में जिस ढंग से कंपनसेशन दिया गया है वह उचित नहीं है। जब लाइफ इंश्योरेंस का राष्ट्रीयकरण किया था तो उस समय जबकि उनकी संख्या 252 थी तो उन्हें 5 करोड़ रुपया कंपनसेशन के तौर पर दिया गया, लेकिन आज क्यों जनरल बीमा का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है? महोदय, जिस वक्त संविधान की मरम्मत की जा रही थी उस समय भी हम लोगों ने जनता को बतलाया था कि यह सरकार सत्ता की भूखी है और वह सत्ता को हथियाना चाहती है। वह उस सत्ता का उपयोग हिंदुस्तान की गरीब जनता के लिए नहीं करना चाहती है बल्कि उन लोगों के लिए करना चाहती है जिनका स्वार्थ उसके जरिए पूरा होता है। और उसका एक नमूना यह बिल है। जिस समय सेलेक्ट कमेटी में इस बिल पर बहस हो रही थी तो उस समय भी सदस्यों ने सरकार से कहा कि वह मुआवजा देने जा रही है, उसका क्या आधार होगा, लेकिन भारत सरकार ने कभी भी इस बात की परवाह नहीं की कि वह इस बात को बतलाए। जहां प्रजातंत्र है तो वहां प्रजातंत्र का मतलब यह होता है कि सरकार सारी संसद के प्रति जिम्मेदार होती है और वह सारी बातों को समझती है कि वह क्या कर रही है, वह ठीक काम कर रही है। इस चीज को संसद के एक एक सदस्य को समझना चाहिए
चाहे राय सदस्यों की भिन्न भिन्न क्यों ना हो। जहां तक राष्ट्रीयकरण करने की बात है यह तो कार्य ठीक है, लेकिन जहां तक मुआवजा देने की बात है उसने न सेलेक्ट कमेटी में इस चीज को बतलाया और न आज वह बतलाना चाहती हैं। इसके पीछे कारण यह है कि सरकार स्वयं समझती है कि वह जो कुछ कर रही है गलत कार्य कर रही है और अपनी गलती को अपने मुंह से कबूल करना नहीं चाहती है। यही कारण है कि वह मुआवजे का आधार नहीं बतला रही है, क्योंकि वह समझती है कि हमारा बहुमत है और हम जो कुछ चाहेंगे करा लेंगे। कृष्णकांत जी जो कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं वे भी कहते हैं कि यह जो बिल लाया गया है यह गलत तरीके से लाया गया है। वह इस विधेयक को नामंजूर कर देना चाहते हैं, लेकिन वे कहते हैं कि हम लोग लाचार हैं क्योंकि हमारे ऊपर व्हिप की वजह से भार आ जाता है कि हम इस बिल के संबंध में अपना मत दें। इस तरह से सरकार इस बिल को पास कराना चाहती है ताकि वह कह सके कि वह बिल भारी बहुमत से पास हुआ है, लेकिन सरकार उन सदस्यों की भावनाओं को नहीं समझ पा रही है जो इस बिल का अपने मन से विरोध करते हैं, लेकिन वे अपने मुंह से इस चीज को नहीं कह सकते हैं क्योंकि उन के सामने व्हिप है। आज जो भी विरोध करते हैं आज अपने मन की बात कहते हैं। वे भी व्हिप के कारण जब मत देने का समय आता है तो सरकार के पक्ष में मत देते हैं। तो आज कांग्रेस का जो एकाधिकार है उसको अपने हाथ में रखना चाहती है ताकि वह उसे जिस तरह से चाहे काम में ला सके। जहां तक किसी पार्टी को सत्ता मिलने का सवाल आता है वह ठीक बात है कि उसे इंतजाम चलाने के लिए सत्ता मिलनी चाहिए, लेकिन कोई पार्टी सत्ता का दुरुपयोग ना करे। श्रीमान उपसभापति महोदय, इस रेलवे विधेयक पर चर्चा करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक में रेलवे की क्षमता बढ़ाने के लिए, अधिक डिब्बे बनाने के लिए, अधिक इंजन बनाने के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां तक रेलवे कर्मचारियों का सवाल है, रेल के पुर्जों की गड़बड़ी या रेल कर्मचारियों की अध्यक्षता के चलते दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन इस दुर्घटना का मुआवजा आम जनता के माथे पर डाला जाए और आम लोगों से टैक्स लिया जाए, यह कोई युक्ति संगत तर्क मालूम नहीं पड़ता। यह तो न्यायपूर्ण है। जहां तक दुर्घटनाओं में मुआवजा देने का सवाल है, इसमें दो राय नहीं है। मुआवजा जरूर उनको मिलना चाहिए, लेकिन आम लोगों पर टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, क्योंकि यह नीति संगत बात नहीं है। यह सरकार अपने आप को समाजवादी सरकार कहती है। संविधान में सब भारतीय नागरिक बराबर हैं, लेकिन हवाई जहाज से जो सफ़र करते हैं और जो दुर्घटनाएं होते हैं और जिनकी मौत होती है उनके लिए 1 लाख रुपए, और ट्रेन में दुर्घटनाग्रस्त होकर जिनकी मृत्यु होती है उनके लिए 50,000 रुपया, यह किस तरह का समाजवाद है? यह किस तरह का न्याय है? यह किस तरह की समता है? यह तो विषमता है। यह तो पूंजीवादी मनोवृत्ति का द्योतक है। कोई भी समाजवादी सरकार इस तरह का भेदभाव नहीं कर सकती। तो मैं चाहूँगा कि यह भेद खत्म कर दिया जाए और ऐसा भेद करके समाजवाद पर कोई कलंक ना लगाया जाए। जहाँ तक रेलवे के गड़बड़ घोटाले का सवाल है, मैं सदन का ध्यान खींचना चाहूँगा कि प्रत्येक वर्ष रेलवे के अंदर चोरी होती है, जो भ्रष्टाचार फैला हुआ है, जिसकी जानकारी मंत्री जी को है, और उनकी जानकारी में और उनकी हिस्सेदारी में जो गड़बड़ होती है, जो चोरी होती है, अगर उसको बंद कर दिया जाए और सुचारू रूप से रेलवे की व्यवस्था की जाए तो मेरे ख्याल से कोई नया टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जितनी प्रत्येक वर्ष इस रेलवे की चोरी से राष्ट्र की बर्बादी होती है, दुरुपयोग होता है, उसको अगर रोका जाए तो मेरे ख्याल से नए टैक्स की कोई ज़रूरत नहीं होगी। हम रेल मंत्री जी से कहेंगे कि सदन को आश्वासन दें कि जो गड़बड़ी है, जो भ्रष्टाचार है, जो कुव्यवस्था है, उसको वह दूर करेंगे। श्रीमान, जहाँ तक दुर्घटनाओं का सवाल है, उसका एक कारण यह है कि रेलवे के अंदर सिफारिश और पैरवी के बल पर बहुत से अक्षम लोगों को नौकरी मिल जाती है और मक्कार लोग वहां पहुंच जाते हैं, जो
अपने कर्तव्य का पालन सही रूप से नहीं कर पाते। दूसरा कारण यह है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं आज उनमें व्यापक असंतोष है। उनके साथ न्याय नहीं किया जाता है। जब तक उनका असंतोष दूर नहीं किया जाएगा तब तक रेलवे के अंदर जो गड़बड़ी है वह दूर नहीं होगी और रेलवे की क्षमता भी नहीं बढ़ेगी। इसलिए मंत्री जी इस ओर ध्यान दें। श्रीमान, रेलवे तो पिछड़े देश के लिए एक विकास का साधन है। अगर उसी में गड़बड़ चलेगी तो देश का विकास नहीं होगा, उसका सर्वनाश हो जाएगा। जहां तक पिछड़े क्षेत्रों का सवाल है उसमें मैंने मंत्री जी से इसी सदन में आग्रह किया था कि बिहार में वैशाली एक ऐतिहासिक जगह है जहां की विदेशी पर्यटक लोग भी जाते हैं, लेकिन वहां कोई रेल लाइन नहीं गई है, जहां पर्यटक के ठहरने की भी कोई व्यवस्था नहीं है। अगर उसकी व्यवस्था सुचारू रूप से की जाए और रेल की पटरी वहां तक बिछाई जाए तो उससे इस सरकार को विदेशी मुद्रा भी मिलेगी और पिछड़े हुए क्षेत्र का विकास भी होगा। इसी तरह हाजीपुर से समस्तीपुर अगर रेल की पटरी बिछाई जाए तो वहां का जो पिछड़ा हुआ इलाका है उसका विकास होगा और वे लोग खुशहाल होंगे और उनकी तरक्की होगी। तो मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि वे इस ओर भी ध्यान दें। दूसरी तरफ 1973 के 5वें महीने में 19 तारीख को मैंने रेल मंत्री जी से मिलकर एक स्मरण पत्र दिया था। हमारे एक साथी जो शहीद हो गए थे आज़ादी के आंदोलन में, राष्ट्रीय आंदोलन में, उनके नाम पर हमने आग्रह किया था कि उस स्टेशन का नाम बदलकर शहीद नगर कर दिया जाए। उस स्मरण पत्र पर 20 विधेयकों और संसद सदस्यों के भी हस्ताक्षर हैं और उस समय के बिहार के मुख्यमंत्री की अनुशंसा भी थी। इस काम को किया जाए तो मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है वह बताएं और इस संबंध में विचार करें। मान्यवर, जहां तक इस विधेयक के द्वारा क्षतिपूर्ति की धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव है, मैं समझता हूं कि वह ठीक है, लेकिन उस धनराशि को एकत्रित करने के लिए जो प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका विरोध करना चाहता हूं, क्योंकि रेलवे का संचालन सरकार जिस प्रकार से कर रही है वह मान्यवर किसी तरह से भी प्रशंसनीय नहीं है। बराबर उसमें घाटा बढ़ता जा रहा है और उसकी अक्षमता बढ़ती चली जा रही है। कर्मचारियों के वेतन, उनकी सुविधाएं, उनके सुख, उनके रहन सहन का स्तर, उनका देमान, अनेक प्रकार की सुविधाएं भारत के करोड़ों गरीब निवासियों के मुकाबले बराबर बढ़ती चली आ रही हैं और उनकी जो कार्य क्षमता है वह बराबर गिरती जा रही है। आज रेलवे का प्रशासन अक्षम्य है, ऐसा निकम्मा हो गया है कि मैं कहना चाहता हूं आज देश में शायद ही कोई रेलगाड़ी अपने समय से चलती है। सरकार को इस बात की कोई चिंता नहीं है। मंत्री जी की कठिनाई यह है कि वे कांग्रेस दल के संचालन में बड़ा सहयोग देते हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं भी करता हूं, लेकिन उनकी जो कार्य क्षमता है वह दिखाई देती है। रेलवे के उपभोक्ता से उनको बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। दुर्घटनाओं में भी रोज बरोज वृद्धि हो रही है, इसकी चिंता नहीं। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए डिक्टेशन थी। आप इसकी प्रैक्टिस करें। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।